हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो यानी आज हम आपको बता दें, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखिए ज्योग्राफी यानी इतिहास में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। यानी इतिहास में हमें देखिए ये चार सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक है देखिए भूगोल का, एक है हिस्ट्री यानी इतिहास, और देखिए तीसरा है पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र, और चौथा है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो इस सामाजिक अध्ययन में हमें ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, ठीक है? यानी ये 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जियोग्राफी, यानी हमने भूगोल का पार्ट जितना है वो हमने खत्म कर लिया है। यानी भूगोल का आपके सिलेबस में जितना भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस, तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर प्लेलिस्ट से क्लासेस देख सकते हैं। और एक दिन में चाहें तो आप 2-2 3-3 क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, ठीक है? तो यानी ज्योग्राफी का काम खत्म हो चुका है। अब हम चालू कर रहे हैं देखिए हिस्ट्री यानी इतिहास। तो देखिए आपको इतिहास को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जो देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से बनते हैं। और इतिहास में क्या पढ़ना है वो हम हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है? हम उसी हिसाब से सिलेबस के अनुसार पढ़ाते जाएंगे, आपको बस पढ़ते जाना है, ठीक है? अगर हाँ, आपको सिलेबस देखना है कि सामाजिक अध्ययन में हमें कौन कौन से टॉपिक हैं पढ़ने, तो आप सबसे पहले हमने सिलेबस वाली ही क्लास रखी थी। तो आप सिलेबस स्टार्टिंग में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहली क्लास है जो सिलेबस की है, उसमें आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है? तो यानी आज से हम इतिहास चालू कर देंगे। अगर आप किताब में देखेंगे या कोई गाइड होगी आपके पास, ठीक है? या आपने कोई जैसे कोई सीरीज खरीदी होगी, ठीक है? तो उसमें देखिए सबसे पहले इतिहास से स्टार्टिंग की गई है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया था? भूगोल। क्योंकि देखिए इतिहास को पढ़ने से पहले अगर आपने भूगोल अच्छे से पढ़ लिया, तो काफ़ी इससे कुछ चीज़ें हैं, जैसे किसी जगह के बारे में बताना है, किसी स्थान के बारे में बताना है, ठीक है? किसी देश के बारे में बताना है, तो आपको अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होती, तो वहाँ से आप रिलेट नहीं कर पाते। अब जब हम इतिहास जब आपको पढ़ाएँगे, तो जो भी चीज़ किसी देश के बारे में हम आप बता रहे होंगे, या अगर देखिए मैप के बारे में बता रहे होंगे, तो आप पहले से पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, तो आपको काफ़ी समझने में आसानी होगी। और ये भी अगर देखा जाए तो पढ़ाने का तरीका यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए इतिहास का पहला चैप्टर है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। यानी हम देखिए इस क्लास में पूरा ये चैप्टर जो है पहला, इतिहास का अर्थ एवं महत्व, जानने के स्रोत, एक, और जो हम बताएंगे जितना पढ़ाएंगे इससे बाहर भी नहीं आएगा, ठीक है? अगर आपने जितना हम बता रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा इतिहास का अर्थ, ठीक है? तो उससे पहले हमें समझना होगा कि इतिहास के फादर कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो है हेरोडोटस। हेरोडोटस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिए ऑब्जेक्टिव में, तो कहेगा कि इतिहास के जनक तो हेरोडोटस हैं, ठीक है? अब देखिए हमें समझना होगा कि इतिहास का अर्थ क्या है। तो इतिहास का शिक्षण शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इतिहास क्या है, समाज की रचना में इतिहास का योगदान कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है? यानी इतिहास पढ़ने से पहले हमें कौन-कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए कि समाज की रचना में इतिहास का योगदान और कितना महत्व है, ठीक है? चलिए, तो इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ से माना जाता है। यानी इतिहास का मतलब है कि ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है? यानी हुआ था, ठीक? यानी पास्ट में अगर देखा जाए कि पास्ट की जो घटनाएँ हैं, तो ऐसी हुई ही घटनाएँ घटित हुई होंगी, इसका मतलब है, ठीक है? अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हिस्ट्री शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक शब्द है एक हिस्टोरिया, उससे लिया गया है हिस्ट्री शब्द। जिसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, यानी इसका मतलब है कि वास्तविक में क्या घटित हुआ था, ठीक है? अर्थात सामाजिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा जोखा है। ये क्या है? एक सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा और जोखा है। अब हम समझते हैं इतिहास की परिभाषाएं, ठीक है? देखिए जो हम इतिहास के आपको परिभाषाएं बता रहे हैं, इनके प्रोफेसर घाटे के अनुसार, हेनरी जॉनसन के अनुसार, रेवसन, ठीक है? तो इनकी देखिए डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। अगर
क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई परिभाषा इतिहास की लिखिए, तो आपको इनके नाम के आधार पर, यानी आप जैसे परिभाषा लिख रहे हैं, तो पहले आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर घाटे, यानी प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास की परिभाषा। फिर आपको लिखना है, इससे क्या है, आपको नंबर अच्छे मिलते हैं और नंबर कटते भी नहीं है। और या तो इससे यहाँ क्वेश्चन आएगा कि देखिए ये जो प्रोफेसर घाटे हैं, इनकी डेफिनेशन ये लिख देगा और पूछेगा कि बताइए डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, उसमें ये 4 ऑप्शन होंगे। अब आपको पता करना होगा, अगर आपको ये परिभाषा याद है तो आप आंसर सही करेंगे, नहीं तो आपका देखिए आंसर गलत भी हो सकता है। तो यानी ये जो चारों परिभाषाएँ हैं, इनको आपको याद कर लेना है। तो चलिए देखिए, प्रोफेसर घाटे, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा-जोखा है। तो ये तो रही किसके अनुसार? प्रोफेसर घाटे के अनुसार। अगली है देखिए हेनरी जॉनसन। हेनरी जॉनसन ने क्या परिभाषा दी इतिहास की? भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। यानी जो पास्ट में घटित घटनाएं हैं, उनका ही उल्लेख इतिहास है। अगली है देखिए रेप्सन, अकॉर्डिंग टू रेप्सन, इतिहास या घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। तो ये किसके अनुसार रही? रेप्सन के अनुसार। अगली है देखिए प्रोफेसर गार्डनर के अनुसार, इतिहास संपूर्ण भौतिक काल का वैज्ञानिक अध्ययन और दस्तावेजीकरण है। ठीक है, तो देखिए ये 4 डेफिनेशन रही। अब चलिए आगे हम समझते हैं इतिहास का महत्व क्या है। तो देखिए इतिहास का महत्व, इतिहास केवल भूतकाल की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। देखिए इतिहास का मतलब ये नहीं है कि आप भूतकाल की घटनाएं हैं, ठीक है, बस ये देखिए, देखिए इतिहास से हमें वर्तमान और भविष्य को समझने में काफी मदद मिलती है। जैसे आपने पास्ट में क्या गलतियां की हैं, जो अब गलतियां हमें नहीं करनी है। यानी भूतकाल में हमें जो जो गलतियां की थी उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, तो यानी इतिहास से हमें ये काफी सीख मिलती है। देखिए इतिहास के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सभ्यता का विकास कैसे हुआ। यानी इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि जो समाज और संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था यानी पहले की कैसे हुआ करती थी। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से में समझा जा सकता है। तो देखिए चलिए समझते हैं। तो पहला पॉइंट है देखिए जीवन में सहायक। अगर आप इसी प्रकार हेडिंग डालकर लिखते हैं तो थोड़ा आपको लिखना भी आसान रहता है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। और ज़्यादा कोई फालतू का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप 2 लाइन या 3 लाइन बस। इसके अलावा अगर हेडिंग डाल कर लिख रहे हैं तो बस 1-1 लाइन या 2-2 लाइन लिख दीजिए, बस काफ़ी है। देखिए तो जीवन में सहायक, इतिहास हमें हमारे पूर्वजों के अनुभव से सीखने में मदद करता है। इससे हम बीते समय की गलतियों से बच सकते हैं और अच्छे कार्यों से प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट है ज्ञान वृद्धि का साधन। यानी इतिहास का एक ये भी महत्व है कि हम ज्ञान वृद्धि का एक साधन है। यानी इतिहास का अध्ययन करने में इतिहास का अध्ययन करने से हमें विभिन्न सभ्यताओं इतिहास का अध्ययन करने से हमें विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, शासन व्यवस्थाओं और आर्थिक प्रणालियों के बारे में जानकारी मिलती है। यह हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। यानी जो हम ये इतिहास है, हमारी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला पॉइंट है मानसिक परिपक्वता। इतिहास अध्ययन से व्यक्ति में तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यह हमें चीजों को गहराई से समझने में मदद करता है। यानी अगर इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपको देखिए तर्क शक्ति का विकास होता है, विश्लेषण करने की क्षमता का और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ जो आप घटनाएं देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो कौन सी घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई, इसका क्या कारण था, यानी तो आपका देखिए जो है मानसिक परिपक्वता बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए चलिए समझते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिली। आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमें कैसे मिला है, किस प्रकार इसकी जानकारी एकत्रित की गई, तो चलिए समझते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 शीर्षकों में रख सकते हैं। तो पहला है देखिए पुरातात्विक स्रोत, एक है देखिए पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी विदेशी यात्रियों का क्या है? विवरण। इन तीनों से देखिए हमें इतिहास का पता चलता है। ठीक है, देखिए आप इसी हिसाब से बस आपको फालतू का कुछ भी नहीं इधर-उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है।
नहीं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप जिस हिसाब से हम बता रहे हैं बस उसी हिसाब से पढ़ते जाइए और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? चलिए देखिए, तो पहला है, अब इनको देखिए हम एक-एक करके समझ लेते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक वह विज्ञान है जिसमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख तत्व, तो देखिए पुरातात्विक, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि पुरातात्विक स्रोत कौन-कौन से हैं, लिखिए। ठीक है? तो देखिए एक है स्मारक एवं भवन, ये भी कैसा है, पुरातात्विक स्रोत है। प्राचीन मंदिर, किले, स्तूप, गुफाएं, महल आदि, जैसे कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये क्या है, स्मारक और भवन है। तो इनसे भी देखिए हमें काफी जानकारी मिलती है। देखिए आप प्राचीन मंदिर देखते हैं तो आपको उसके बारे में आप सोचते हैं कि पहले कैसा, जो मंदिर कैसे बनाए जाते थे, किन किन राजाओं के शासनकाल में बने हैं, यानी बहुत सारी चीजें आप उसके बारे में समझते हैं और सीखते हैं। फिर अगला है देखिए पॉइंट, शिलालेख एवं अभिलेख, पत्थरों, तामपत्रों, स्तंभों आदि पर लिखे गए संदेश। जैसे पहले तो कागज तो हुआ नहीं करता होगा, तो सबसे पहले देखिए पत्थरों पर कोई जानकारी अगर लिखी होती थी तो पत्थरों पर लिखी जाती थी, तामपत्रों पर और स्तंभों पर लिखी जाती थी। ठीक है? यानी अशोक के अगर आपने स्तंभ देखिए तो उसके शिलालेखों पर बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, उसके शासन के समय क्या क्या शासन व्यवस्था थी, ये सारी चीजें स्तंभों पर लिखी गई हैं। यानी अशोक के शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है? अगला है देखिए मुद्राएं, यानी प्राचीन सिक्के जो तात्कालिक आर्थिक व्यवस्था, शासकों, धर्म और कला के बारे में बताते हैं। यानी जो अब सिक्कों से भी हमें काफी जानकारी मिलती है कि यानी तत्कालिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, कौन से शासक के समय कौन से सिक्के चलते थे। ठीक है? जैसे कुषाण और गुप्तकालीन सिक्के। अगला है देखिए पॉइंट, हथियार एवं उपकरण, तीर, भाले, तलवारें, कृषि औजार आदि, जैसे हड़प्पा सभ्यता के कांस्य औजार। ठीक है? तो देखिए ये रहे पुरातात्विक स्रोत, यानी इन स्रोतों से हमें देखिए क्या है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और देखिए अगला है मूर्तियां एवं चित्रकला, पत्थर, धातु, मिट्टी की मूर्तियां एवं गुफाएं, भित्तियों पर बनी चित्रकलाएं, जैसे नटराज की कांस्य प्रतिमा, भीमबेटका की गुफा चित्रकारी। ठीक है? अगला देखिए 6 नंबर है मिट्टी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं, विभिन्न सभ्यताओं के समय में उपयोग किए गए मृदभांड, खिलौने, गहने आदि, जैसे हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और के बारे में तब वहां हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। फिर अगला देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है, अस्थियां एवं मानव अवशेष, प्राचीन कब्रों से प्राप्त कंकाल। यानी हमें अस्थियों से भी जानकारी मिलती है इतिहास की, कि जो प्राचीन कब्रों में कंकाल, यानी कैसे मनुष्य को दफनाया जाता था। जैसे आज भी देखिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो या तो जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है। तो ये सब कैसे, यानी ये जो था ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है? तो वहां पर पहले क्या था, जो कब्र बनी होती थी उसमें मनुष्य को देखिए ऐसे दफनाया जाता था उसके अंदर। ठीक है? फिर देखिए हड्डियां, जो मानव विकास और समाज की जानकारी देते हैं। ठीक है? अब चलिए समझते हैं हम साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए साहित्यिक स्रोत इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ये प्राचीन और मध्यकालीन लेखन के रूप में उपलब्ध होते हैं, जो तत्कालीन समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म की जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यानी साहित्यिक स्रोतों को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और साहित्यिक स्रोत होते कौन से हैं, यानी देखिए जो काव्य हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब क्या हैं? ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत दो साहित्यिक स्रोत हैं, एक है धार्मिक साहित्य। ठीक है? तो यह वह साहित्य है जो धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और दर्शन को दर्शाता है। ठीक है? तो सबसे पहले है देखिए वेद, वेदों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है? यानी तो वेदों की संख्या कितनी थी, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन पता चलता है। ठीक है? कि वेद कितने थे, तो वेद 4 थे, एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है? यानी वेदों की संख्या 4 थी। फिर देखिए उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान और दर्शन पर आधारित ग्रंथ। उपनिषद कितने थे,
तो देखिए उपनिषदों की संख्या भी यहाँ से हो सकता है पूछी जाए। उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है? 8, जिसमें से 13 जो हैं मुख्य हैं। ठीक है? इनके आपको नाम याद नहीं रखना है कि कौन-कौन से हैं, बस आपको संख्या याद रखनी है कि उपनिषद कितने हैं तो 108 और जिसमें मुख्य कितने हैं तो 13। ठीक है? अगला है देखिए पुराण, ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएँ जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराण कितने थे? यानी पुराणों की संख्या। तो देखिए पुराणों की संख्या थी 18, 18 पुराण थे। ठीक है? जिसमें पहला पुराण है विष्णु पुराण। ठीक है? इसी प्रकार शिव पुराण, ठीक है? भागवत पुराण और आगे और भी हैं। यानी कितनी संख्या है पुराण की? 18। फिर अगला है देखिए महाकाव्य, रामायण महर्षि वाल्मीकि और महाभारत महर्षि वेद व्यास। रामायण के लेखक यानी रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, ठीक है? तो अंग, उपांग, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अगला है देखिए धार्मिक ग्रंथ, ठीक है? एक है दूसरा लौकिक, ठीक है? धार्मिक ना होकर अन्य विषयों पर आधारित साहित्य, ठीक है? देखिए यह साहित्य ऐतिहासिक घटनाओं, प्रशासन, नीतियों और समाज के बारे में जानकारी देता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ग्रंथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु का मनुस्मृति, ठीक है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक ग्रंथ कौन थे? यानी कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र, तो ठीक है? और मनु का मनुस्मृति। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखा गया कश्मीर का इतिहास। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक तो कल्हड़ है, ठीक है? और इसमें राजतरंगिणी में क्या लिखा है? तो देखिए कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। राजतरंगिणी में किसकी चर्चा की गई है? तो कश्मीर का इतिहास, ठीक है? अगला है देखिए भास है, कालिदास, भवभूति के नाटक, ठीक है? तत्कालीन समाज, राजनीतिक और संस्कृति का वर्णन, ठीक है? यानी तत्कालिक समाज कैसा था, राजनीति व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, ठीक है? अगला है देखिए संगम साहित्य। संगम साहित्य कौन सा है? तो देखिए तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य। देखिए अगर दक्षिण भारत के इतिहास का जानकारी है कैसे मिलती है? संगम साहित्य से। यानी तमिल भाषा का प्राचीन इतिहास साहित्य जो दक्षिण भारत के समाज और प्रशासन पर जानकारी देता है। ठीक है? अगला है देखिए विदेशी यात्रियों के वृतांत, यानी विदेशी यात्रियों का जो विवरण था उनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे मैगस्थनीज ने इंडिका में भारत के इतिहास के बारे में बताया है। फाहियान है, हुएनसांग, अलबरूनी, ये कैसे थे? ये विदेशी यात्री थे। देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो आप मैगस्थनीज है, फाहियान, अलबरूनी, ठीक है? आगे हम और भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये देखिए साथ ही साथ आपको नोट करते रहना है क्योंकि इतना हमने संक्षेप में और इतना देखिए बारीक से कि क्या-क्या पूछा जाता है, कितना पढ़ना है, किन चीज़ों से हमें बचना है देखिए, तो वो तो पहले ही बता चुके हैं कि आप फालतू की चीज़ों से तो बिल्कुल बच कर रहिए। हम बिल्कुल देखिए एक्यूरेट क्या सिलेबस में पूछा जाता है, ठीक है? और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। हम ये सारा कुछ आपको डिस्कस करते चलेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। बस आप क्या है हमसे जुड़िए और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपको कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएँगे, ठीक है? और इतना अच्छा टेस्ट साथ-साथ करवाते रहेंगे, जैसे ही सब्जेक्ट विषय कोई विषय जैसे पूरा हो गया, जैसे मैथ का विषय पूरा हो चुका है, यानी पूरा सिलेबस, तो हम मैथ का देखिए टेस्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट पूरा होगा, हम बस टेस्ट चालू कर देंगे। जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे। और आपका बैक भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो देखिए एक क्लास ज़्यादा लंबी हो सकती है, हम पहले तो सोच रहे थे कि एक ही क्लास में ये सारा खत्म कर दें, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में हम देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे, ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।